क्रिस्टल सिस्टम में फोर्थ अपना टाइप है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल। 3 क्रिस्टल सिस्टम के टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ अपने पास में है रोम्बोहेड्रल। इस रोम्बोहेड्रल के अंदर तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल अल्फा, बीटा, गामा नॉट इक्वल टू 90 होते हैं बट लेस देन 120 डिग्री। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तीनों एंगल नॉट इक्वल टू 90 है बट लेस देन 120 है। इसमें एक तरह का जालक बनता है जालक बनता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव बनता है इसमें सिंपल क्यूबिक। इस तरीके से अपने पास में बनेगा ये रोम्बोहेड्रल। ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तीनों एंगल नॉट इक्वल टू 90 होंगे बट लेस देन 120 डिग्री। इसमें सिर्फ एक ही जालक बनता है, वो है अपने पास में प्रिमिटिव। अगला हमारे पास में आता है हेक्सागोनल। फिफ्थ हमारे पास में आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी साइड इक्वल नहीं होती है। दो साइड इक्वल होंगी, तीसरी उनके बराबर नहीं होगी। दो एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे, एक एंगल 120 डिग्री के बराबर होगा। ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा एंड बीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। इसमें भी एक तरह का ही जालक बनता है प्रिमिटिव। इसमें भी एक तरह का ही जालक बनता है प्रिमिटिव। सिंपल क्यूबिक। दो साइड्स इसके बराबर है, तीसरी साइड इनकी बराबर नहीं है। दो साइड्स को बराबर ले लो आप। इसको इधर की तरफ बढ़ा लो। इस तरीके से अपने पास में
में ये हेक्सागोनल बनेगा, ठीक है। यहाँ पर इनके बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ ये 90 डिग्री का होगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो होगा अपने पास में 120 डिग्री का, ठीक है। अगला अपने पास में आता है मोनोक्लिनिक। सिक्स्थ अपने पास में है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती हैं और दो एंगल 90 डिग्री के बराबर होते हैं, तीसरा उनके बराबर नहीं होता है। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अल्फा एंड गामा इक्वल टू होते हैं 90 डिग्री के और बीटा इनके बराबर नहीं होता है। अल्फा और गामा दो एंगल 90 डिग्री के बराबर होंगे, बीटा 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। इसमें दो तरह के जालक बनते हैं, इसमें दो तरह के जालक बनते हैं। दो तरह के जालक बनते हैं, एक होता है प्रिमिटिव, दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव। दूसरा नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में सिंपल क्यूबिक, नॉन प्रिमिटिव में बेस सेंटर्ड। नॉन प्रिमिटिव में बेस सेंटर्ड बनता है। इस तरीके से हमारा ये बनेगा, तीनों साइड्स नॉट इक्वल है। यहां कॉर्नर्स पे होंगे प्रिमिटिव के अंदर, बेस सेंटर्ड में आमने सामने वाले फेसेस के ऊपर कर दीजिए या फिर इधर से इधर वाले फेसेस के ऊपर। बेस सेंटर्ड में ये होता है या फिर आमने सामने वाले फेसेस के ऊपर। एक जालक बिंदु को दिखा देते हैं और इनके कॉर्नर्स के ऊपर। ये होता है हमारे पास में बेस सेंटर्ड में, ठीक है। लास्ट अपने पास में क्रिस्टल सिस्टम में बचता है ट्रिक्लिनिक। लास्ट अपने पास में ट्री क्लिनिक। ट्री क्लिनिक के अंदर तीनों साइड्स और तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। अल्फा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा। ना तो तीनों साइड्स इक्वल होती है और ना ही तीनों एंगल इक्वल होते हैं। और इसमें सिर्फ केवल प्रिमिटिव ही अभाज्य कोष्टिका बनती है। इसमें केवल एक अभाज्य जालक बनता है। ठीक है, प्रिमिटिव। इसको दिखाएंगे हम। ना तीनों एंगल बराबर है तो आप कैसे भी दिखा सकते हो। ना एंगल बराबर है ना साइड्स हमारे पास में बराबर है, तो ये हमारे पास में होगा ट्री क्लिनिक। तो क्रिस्टल सिस्टम में 14 तरह के जालक बनते हैं, 14 प्रकार के जालक बनते हैं और 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास में है सिंपल क्रिस्टल स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर में चार आते हैं अपने पास में। एक आता है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और फोर्थ होती है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, हेक्सागोनल वाली। ठीक है, हेक्सागोनल वाली। अब सब तो चार अपने पास में है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक, देखो सिंपल क्यूबिक में क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर ही जालक बिंदु होते हैं। जो लेटिस पॉइंट होंगे वो सिर्फ क्यूब के कॉर्नर्स के ऊपर ही होंगे। ठीक है, इसके कॉर्नर्स के ऊपर ही होंगे। इसमें पहला हम निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? समन्वय संख्या। इसको बोलते हैं हम समन्वय संख्या। समन्वय संख्या क्या होती है? किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक एटम अपने चारों तरफ कितने एटम्स के साथ में टच करता है। ठीक है, एक एटम के निकटतम चारों ओर परमाणुओं की जो संख्या है वो होती है उसकी समन्वय संख्या। अब हम इसके अंदर बात करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो एक अपने पास में इस कॉर्नर के ऊपर जो एटम रखा है वो कितने एटम्स के साथ में टच कर रहा है। तो देखो ये हमने एक सिंपल बना लिया। ये हमारे पास में चार है, चारों पे है। तो किन के साथ में टच किया? यहां से ये इसके साथ में, और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और बना लीजिए आप इसके साथ में ऊपर की तरफ। ठीक है, और दो इधर की तरफ, एक इधर की तरफ टच करेगा और एक करेगा इधर की तरफ टच। तो कुल मिला के इसके अंदर एक जो जालक बिंदु है, एक यहाँ पर जो एटम हमने रखा हुआ है वो एटम कितने के साथ में टच कर रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो इस केस में जो समन्वय संख्या होती है सिंपल क्यूबिक के केस में वो होती है 6। ठीक है, समन्वय संख्या समझ में आ गई कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर जालक या जालक बिंदु यानी कि किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक एटम अपने नियरेस्ट कितने एटम्स के साथ में टच करता है। ठीक है, तो ये अपने नियरेस्ट कितने एटम्स के साथ में टच कर रहा है? 4 तो इसके नियरेस्ट वाले, एक इधर वाला और एक इधर वाला। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो है 6। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसका लेटिस कांस्टेंट। देखो लेटिस कांस्टेंट निकालने के लिए इसके अंदर इसी को ले लो। यहां पे एक एटम रखा है, इस तरीके से। यहां दूसरा एटम रखा है, तो ये हमारे पास में होता है इसका लेटिस कांस्टेंट ए। ठीक है, ये एक एटम है, यहां से यहां तक का रेडियस है आर, यहां से यहां तक का रेडियस है आर। तो लेटिस कांस्टेंट कितना है इनका? जालक नियतांक लेटिस कांस्टेंट है इनका A इज इक्वल टू 2R। लेटिस कांस्टेंट है A इज इक्वल टू 2R। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि एक कोष्टिका के अंदर यानी कि
सिंपल क्यूबिक कि जो यूनिट सेल हमारे पास है उस यूनिट सेल के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो एकक कोष्टिका के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है। देखो इस एकक कोष्टिका के प्रत्येक कोने पर एक परमाणु है और ये परमाणु अपने पास वाली एकक कोष्टिकाओं के साथ में साझेदारी करते हैं। यहाँ पर ये जो परमाणु है यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो कुल इस एकक कोष्टिका में 8 परमाणु हैं और प्रत्येक परमाणु 8 एकक कोष्टिकाओं के साथ में साझेदारी करते हैं। तो एक परमाणु का इस एकक कोष्टिका में कितना योगदान हुआ, 1/8। ठीक है, तो इस सिंपल क्यूबिक के अंदर यानी इस एकक कोष्टिका के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी हुई, एक परमाणु का इस एकक कोष्टिका में योगदान है 1/8, तो टोटल हमारे पास में है 8। तो परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, परमाणुओं की संख्या एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या 8 इंटू में 1/8 यानी कि है 1। ठीक है, अब हमें निकालना है परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोष्टिका। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1 हो गई अपने पास में। ठीक है, परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोष्टिका, प्रति एकक कोष्टिका में परमाणुओं का आयतन कितना होगा। देखो इसके अंदर परमाणुओं की जो संख्या है वो है 1 और परमाणुओं का आयतन निकाल रहे हैं हम, तो वो कितने के बराबर होगा, 4/3 पाई r की पावर 3। देखो ये हमारे पास में है परमाणु, इसका आयतन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर रेडियस अपने पास में है r। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1 परमाणुओं की संख्या इंटू में 4/3 पाई r की पावर 3। ए हमारे पास में था चालक नियतांक, ए इज इक्वल टू था 2r, तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2। r इज इक्वल टू a/2। ठीक है, तो परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोष्टिका निकल जाएगा अपने पास में 4/3 पाई इंटू में a/2 का होल क्यूब। सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में 4/3 पाई इंटू a³ में 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि अपने पास निकल गया π/6 a³। ठीक है, तो परमाणुओं की संख्या एकक कोष्टिका में 1 थी और परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोष्टिका कितना निकल गया, 4/3 पाई, यानी कि ये हमारे पास में निकल गया परमाणुओं का आयतन प्रति एकक कोष्टिका। ठीक है, अब हमें निकालना है संकुलन गुणांक। तो संकुलन गुणांक निकालने के लिए हमें सबसे पहले एकक कोष्टिका का आयतन निकालना पड़ेगा। एकक कोष्टिका का आयतन भी निकाल लेते हैं हम। एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन V इज इक्वल टू होगा, एकक कोष्टिका का आयतन निकाल रहे हैं तो a³ और a इज इक्वल टू है 2r³, यानी ये हो जाएगा 8r³। ठीक है, तो ये हमारे पास में होगा एकक कोष्टिका का आयतन। अब निकालेंगे हम इनका संकुलन गुणांक। तो संकुलन गुणांक निकालने का
संकुलन गुणांक किसके बराबर होता है? एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन अपॉन में एक एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन कितना है? ये हमारे पास में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और एकक कोष्ठिका का आयतन हमारे पास में ये, या फिर ये लिख देंगे हम। ठीक है, संकुलन गुणांक, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, संकुलन गुणांक, ये किसके बराबर होता है? एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन अपॉन में एकक कोष्ठिका का आयतन। कोष्ठिका का आयतन, एकक कोष्ठिका का आयतन। तो एकक कोष्ठिका में परमाणुओं का आयतन कितना था अपने पास में? π/6 a क्यूब, π/6 a क्यूब अपॉन में एकक कोष्ठिका का आयतन, तो ये हमारे पास में हो गया a क्यूब। अभी नीचे वाली वैल्यूज को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो a क्यूब से a क्यूब कैंसिल आउट हो गया, और अपने पास बच गया π/6। ठीक है, π/6 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये अपने ये निकलेगा 52%, यानी कि 0.52%। यानी कि 52%। तो इसकी जो संरचना है बिल्कुल लूजली पैक्ड है। ठीक है, संरचना कैसी है इसकी? लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर है इसका, और इसका एक ही तत्व है जो ऐसी संरचना को रखता है, वो है पोलोनियम। पोलोनियम, पोलोनियम ही ऐसा तत्व है जो सिंपल क्यूबिक के जैसी संरचना को रखता है।